कहते हैं कि जो रास्ते बड़े शहरों से होकर छोटे शहरों को आते हैं वही रास्ते छोटे शहर से बड़े शहरों को जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, और ये गाजीपुर का जमनिया कस्बा है। और यहाँ के एक शख्स हैं जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियाँ छुई हैं, या यूँ कह लें कि इस जनपद का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रचना यादव। उनका पूरा परिचय जानेंगे, उनके इस सफ़र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं और ये बताएं गाजीपुर से बॉलीवुड तक का सफ़र। अब आप एक धारावाहिक में काम कर रही हैं, कैसा रहा? सबसे पहले मैं रचना सिंह यदुवंशी, और अभी मैं बिलोंग करती हूँ गाजीपुर जमानिया से, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, और एक मेरा गांव भी है। मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, शेरपुर नाम है उसका। तो यहाँ से गांव से वहाँ तक का सफ़र इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव बिल्कुल ही अपोजिट होता है मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में। बट यहाँ से एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ करना होता है, अगर आपकी इच्छा होती है, ज़िद होता है, तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मैं बचपन से ज़िद्दी थी, और मैं इस चीज़ में बहुत ही क्लियर थी कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी मैं किसी भी चीज़ में। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए होता था। तो इसके लिए मैंने फैमिली का ये था कि पहले आपको कम से कम एक जॉब क्लियर हो कि आप क्या करेंगे अगर वहाँ पे कुछ भी सफल नहीं होता है। तो एक इनसिक्योरिटी बनी होती है सबके दिमाग में। तो इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन भी किया। मैंने फिर मास कॉम किया दिल्ली से, बनारस से मैंने ग्रेजुएशन किया, एनसीसी भी मैंने किया। मैंने हर तरीके की मैंने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, और अभी मैं टीवी सीरियल में काम कर रही हूँ। तितलियां द कॉमेडी क्वींस मेरा फर्स्ट टीवी शो है। तो गाजीपुर से आपने बताया कि कोई जो चंडीगढ़ में कोई कार्यक्रम था, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ये एक्टिंग से पहले मॉडलिंग में मैं थोड़ी इन्वॉल्व थी। मैं 2018 में सबसे पहले मैं मिस काशी बनी हुई थी। फिर उसके बाद अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई थी जस्ट 2018 में। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद भी इतना ईजी नहीं था डायरेक्ट एक्टिंग में जाना। मेरे लिए मुझे बनना एक्ट्रेस ही था स्टार्टिंग से। बट फिर चीज़ें लकीली मेरे फेवर में रही, सारी चीज़ें अच्छी हुई, कभी कोई दिक्कत ऐसी लगी नहीं। तो फिर दिल्ली से मैंने मास कॉम भी किया, और साथ साथ में मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस के लिए फॉर्म भी आया था, तो मैंने फिलअप किया। और फॉर्चुनेटली वो पब्लिक वोटिंग से होना था, तो पब्लिक ने मुझे जनता ने वोट किया और जनता ने मुझे चुना था। तो मैं मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस की विनर रही। फिर मैं उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। आप आउटसाइडर हैं, ठीक? आप इस समय मुंबई में हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानियाँ, कोई प्रॉब्लम्स या कठिनाई कुछ तो हुई होगी? नहीं, कुछ खास नहीं, क्योंकि कठिनाई इन द सेंस यही होती है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगता है। क्योंकि एक जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक गांव का दायरा बिल्कुल ही अलग होता है, फिर एक छोटा कस्बा वो थोड़ा सा और अलग होता है, फिर एक छोटा शहर बनारस, फिर वो और अलग था। और जैसे कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये लगा, बनारस एक पूजा पाठ वाली जगह है, और मैं बचपन से बनारस में रही हूँ, और मैं पूजा पाठ के माहौल में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो दिल्ली और मुंबई थोड़ा अपोजिट लगा मुझे, तो थोड़ा समझने में उधर की मॉडर्निटी जो है बहुत ही अपोजिट थी मेरे लिए, तो थोड़ा उसे समझने में थोड़ा टाइम लगा। बट ओवरऑल ये था कि आपके लिए सिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप लंदन में हो, ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। आप जो करने गए हो, आप उस पर कितने फोकस्ड हो, आप कितना उसको दृढ़ निश्चय करके आप उसको काम कर रहे हो, आप कितना उस पर टाइम दे रहे हो, कितना आपके अंदर जुनून है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ की मुंबई में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, काम करते हैं। आजकल एक नया मुद्दा उठा है नेपोटिज्म का। जी। तो इस तरह की कोई परेशानियाँ, इस तरह का कुछ आपने देखा हो, आपको कोई अनुभव? नेपोटिज्म अगर ऐसे मैं देखूँ, अगर चारों तरफ से हर चीज़ को अगर मैं लेके मैं बात करूँ, तो नेपोटिज्म सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वो वर्ड नहीं है। नेपोटिज्म मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड में हो, अगर आपके दादा परदादा उसी फील्ड में हैं और आपके नाती पोता भी अगर उसी फील्ड में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसे एक तरीके से नेपोटिज्म का वर्ड दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं, आप पॉलिटिक्स में भी जिनके दादा पॉलिटिशियन थे उनके पोते पॉलिटिशियन बन रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो पहले से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनके माँ बाप रह चुके हैं, तो उनके बच्चे बन रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कुछ अलग काम कर रहे हैं।
अभी मैक्सिमम फील्ड में है, बहुत सारे ऐसे टीचिंग फील्ड में है, तो जैसे किसी के घर में कोई प्रिंसिपल है तो उनके मैक्सिमम लोग अब टीचिंग में चले जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ वहीं पे है, वो हर जगह पे है। वहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्योंकि वो पब्लिक फिगर वाले फेस होते हैं, लोग देखते हैं, जनता की वो चॉइस होती है। नेता और अभिनेता एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा वो हमारी नज़रों में है, इसलिए हम जज कर देते हैं उन्हें कि यहाँ पे नेपोटिज्म है। और डेफिनेटली, और दूसरी बात मैं बताऊँ तो थोड़ा फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको नेता बनना हो या अभिनेता बनना हो, आपका संघर्ष बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। जिस घर में बच्चा पला बढ़ा वैसे ये फिल्मों को देख के ही कैसे सीन हो रहे हैं, कैसे याद करना है, कैसे रिहर्सल करना है, कैसे एक्ट करना है, उनको थोड़ा पहले से पता होता है, उनके कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे होते हैं। और इसी तरीके की जैसे पॉलिटिशियंस की एक फील्ड है, तो वो बचपन से देख रहे होते हैं कि कैसे लोगों को डील करना है, पब्लिक डीलिंग उन्हें पहले से आती है। और एक नॉर्मल परिवार से एक बच्चा जाता है तो उसे वो संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा सा, तो थोड़ा मेहनत है थोड़ा। तो बेसिकली आपका कहना है कि नेपोटिज्म हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स हुआ, चाहे वो एक्टिंग हुआ। खैर, इस मुद्दों से अलग हटते हैं। हमें आप ये बताइए कि आपके जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं और जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अभी तो मेनली अभी मेरा फर्स्ट टीवी शो चल रहा है जो तितलियाँ द कॉमेडी क्वींस करके है। अभी वो अंजन टीवी और MX प्लेयर पे ऑलरेडी आ रहा है। 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। सैटरडे संडे 8 बजे रात को आता है और बाकी दिन 12 बजे दोपहर में आता है। और उसके अलावा बाकी लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रोजेक्ट मेरे रुक गए, क्योंकि कोरोना के हालात जो चल रहे थे तो बहुत ही गंभीर हो गए। तो मुझे भी लगा कि इनसिक्योरिटी हो रही थी और फैमिली में भी इनसिक्योरिटी बन रही थी, तो मुझे वापस मुझे लगा थोड़ा गैप देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप दिया उसके लिए, और बाकी दोबारा से स्टार्ट हो गए। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो भी इनकम्प्लीट हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी। आप मुंबई में रहती हैं और कोरोना संकट काल में हमने देखा है कि प्रवासी मजदूर हुए, चाहे आपकी इंडस्ट्री हुई, तरह तरह की जगहों पे तरह तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है। थिएटर्स बंद हैं, आमतौर पे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, घर बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का करियर खराब हो रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या आपने ऐसे अन्य लोगों को भी देखा होगा, उसमें आपका क्या अनुभव रहा है इस कोरोना संकट काल में? जी, दो तरीके से मैं इसको बताना चाहूँगी, एक प्रोफेशनली और एक पर्सनली। प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत है, जो एक इकोनॉमिकल तरीके से देखा जाए तो पैसे रुपए के मामले में, बिजनेस के मामले में बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे वहीं से किया जाता है। तो उस तरीके से बहुत नुकसान हुआ है। और अगर पर्सनली देखा जाए तो लोग घर परिवार से दूर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा वक्त नहीं देते फैमिली को, लोगों के पास वक्त ही नहीं है, छुट्टियाँ ही नहीं होती किसी की ज़िंदगी में। तो शायद इतनी बड़ी छुट्टी मिली है कि अगले 20 सालों तक भी वो खुश रहेंगे शायद। और उसके अलावा जो मुझे लगता है कि वातावरण जिसके लिए इतनी योजनाएं बनाती जा रहे थे सब लोग कि हाँ ये योजना बन रही है गंगा की सफाई के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अभी कट नहीं पाए हैं लोगों के घर पे रहने की वजह से, और पानी में भी किसी भी तरीके की दूषित नहीं हो पाई है, और उस तरीके से पानी भी साफ सुथरा है। और हमारा वातावरण गाड़ियाँ ना चलने की वजह से हमारा हवा शुद्ध हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल तरीके से देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और अगर पैसे की वे में देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही नुकसान हुआ है। और रही बात, अगर हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्ट्रेस हैं और एक्टर और भी लोग हैं जो इस तरीके से प्रोफेशन में हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ मैं एक्टर्स को ही नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम हर तरीके के लोगों को जो बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे में बहुत लोगों का काम रुका हुआ है और वो काम नहीं कर पा रहे। तो खैर ठीक है, इसको मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ठीक है, काम तो डेफिनेटली लोग कर ही रहे हैं, बट अगर ऐसे में थोड़ा सा आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। आपने गाजीपुर से लेकर बॉलीवुड का सफ़र तय किया, आपने अपनी सारी बातें बताई, हमने भी सारी बातें सुनी। हमें उम्मीद है कि इन बातों को सुनकर जो आने वाली जनरेशन है या जो इस समय की जनरेशन है, आप युवा हैं और भी युवा हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। एक आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई आइडियल होता है, आपका आइडियल कौन है? अगर फैमिली की तरफ से देखूं तो डेफिनेटली माँ है, जिनका संघर्ष मैंने देखा है, उन्होंने बहुत मेहनत किया। और दादाजी हैं मेरे, वो नॉन स्टॉप इंसान है जो कभी रुकते नहीं हैं। और अगर इसके अलावा मैं बाहर देखूं तो प्रियंका चोपड़ा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इंस्पायर करती हैं, क्योंकि वो भी, जैसे कि आपने नेपोटिज्म की बात की,
तो वो एक इकलौते शख्स हैं जो विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के वो आज इंडिया से लेकर अमेरिका तक रूल कर रही हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी मेहनत, अपने जज्बे और अपने दृढ़ निश्चय वाले संकल्प से वो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने हुनर पे यकीन होना चाहिए और आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप उस लायक हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ तक जाएंगे और आप काबिल हैं, तो आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इसलिए वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे एबीटी न्यूज़ और हमने बात किया रचना जी से, जो एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और युवा हैं, युवाओं के लिए कई सारे संदेश इन्होंने दिए। साथ ही कोरोना संकट काल में किस तरह से एक्टिंग की दुनिया इस संकट काल से गुजर रही है, लोग गुजर रहे हैं, किस तरह से लोगों का करियर दांव पे लगा हुआ है, इसके बारे में भी उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी। नमस्कार।